नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे आपको पता है, डेंड्रफ के बारे में। तो आप सभी की अनुमति हो तो हम लोग सत्र स्टार्ट करते हैं या फिर केस डिस्कशन करना है? पहले बताइए। थोड़ा कुछ अर्जेंसी थी, इसलिए देर लेट हो गया सेशन स्टार्ट करने में। अगर आप चाहते हैं तो पहले केस डिस्कस करेंगे एज पर यूर विश। अलका जी, रचना जी, सपना जी, बताइए, या फिर डेंड्रफ से स्टार्ट करना है? डॉक्टर सपना? ओके। रचना जी। गुड इवनिंग अलका मैम। जी, गुड इवनिंग। अलका जी बताइए। हाँ मैम, नहीं आज वो जो सब्जेक्ट है उसी पे लेते हैं, बाद में केस टेकिंग, केस पे चर्चा कर लेंगे मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो जैसे डेंड्रफ, आयुर्वेद में डेंड्रफ को लेकर आचार्य सुश्रुत एवं सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। हमें शुरू में लगता है कि डेंड्रफ आयुर्वेद में किस प्रकार से लिया जाए। आयुर्वेद में आचार्यों ने जो क्षुद्र रोग बताए ना, उसमें दारुणक के नाम से डेंड्रफ का वर्णन आता है। सो डेंड्रफ, जैसे हम लोग आम भाषा में अभी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बट इट इज लाइक समथिंग, एक वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में जो डेवलप होता है हमारे, खास करके शिर प्रदेश में बालों में जो स्केल्स निकलने लगते हैं, रूखे ड्राई और स्केल्स निकलना, इसी को हम लोग डेंड्रफ कहते हैं। कई बार ये डेंड्रफ इतना हो जाता है कि हमारे कपड़ों पर भी गिरता है। एक केस मुझे याद है, बहुत ज्यादा डेंड्रफ हुआ करता था उस महिला में। 35 एज की थी, मिडिल एज की महिला थी। और जैसे कि उसको बहुत ज्यादा ये करने का आदत था, लाइक ठंडा पानी पीना और खट्टे चीजें खाना वगैरह सारे हित मिल जाते थे। और उसको ये था ना, वो लाइक खेड़ बात उसको ज्यादा पसंद नहीं आता था, तो थोड़ा क्लीनलीनेस का भी उसमें ये था। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसमें आयुर्वेद के हिसाब से लाइक कृमिघ्न चिकित्सा की पहले तो, क्योंकि देखिए इसका कारण कृमि भी है, कई सारे इसके कारण होते हैं। तो इसमें हमने कृमिघ्न चिकित्सा की थी। और उसके बाद विरेचन भी दिया, और खास करके विरेचन में स्नेहपान कराकर क्लासिकल विरेचन दिया, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी सारी संप्राप्ति थी ना, तो इसमें अनुलोमन विरेचन देना उचित था। तो जैसे कि देखिए, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमें तिक्त रस का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें पंचतिक्त घृत का स्नेहपान किया था 5 दिन के लिए, और इसके बाद हमने त्रियुक्त लेह से विरेचन दिया था। और फिर बाकी तो तेल लगाना और बाकी जो भी सारे हम लोग ये यूज करते हैं ना, वो भी यूज इसमें करने ही होते हैं। जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे हमने देखा केश, केश ये अस्थि के रूप में बताया। क्षारंगर आचार्य ने केश को उपधातु के नाम से भी जाना है। जैसे मैंने पिछले सत्र में भी, जहां पर हमने हाइट को लेकर सत्र किया था, हाइट बढ़ाने को लेकर, तो कई बार ऐसे भी देखा जाता है ना, हाइट कम होती तो बाल ज्यादा बढ़ते हैं। तो अस्थि के मल के रूप में वहां पर अस्थि व स्रोत विकृत होने के कारण बाल अधिक बढ़ते हैं। तो डेंड्रफ की बात आती है तो दोष इसमें, वैसे तो तीनों दोष दुष्ट होते हैं, बट स्पेसिफिकली बात करेंगे तो खास करके वात और कफ दोष की दृष्टि इसमें है। और दुष्य रस और रक्त। तो ओवरऑल हमें इन सभी का विचार कर कर यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान करना है। दारुणक, जो कि तीनों दोषों का, दारुणक यानी एक प्रकार से देखिए दारुण, ये वातदोष का गुण भी है। तो जहां पर आपके स्काल्प की, शिरोभाग की रुक्षता, खरता बढ़ जाती है और वातदोष प्रकोपित होता है, इसके साथ यहाँ पर कफदृष्टि वाले कुछ हेतु मिल जाते हैं, जैसे मधुराम्ल लवण रस का सेवन है, दिन में सोना है, हाइजीन मेंटेन नहीं करना है, अधिक मात्रा में जो बाल चिपचिपे रहते हैं, जहाँ पे क्लेद अधिक सिक्रेट होता है, क्योंकि कफ और रस का आश्रय से संबंध भी है। तो जैसे मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, तो रस धातु के मल के रूप में भी क्लेद अधिक निर्माण होता है। तो रस व स्रोतस की भी दृष्टि इसमें होगी। तो तीनों दोष स्पेसिफिकली वात कफ और रस रक्त के ऊपर हमें काम करना होगा। अगर हम लोग डेंड्रफ की बात करेंगे तो किन किन कंडीशन में डेंड्रफ होता है, इसके कारण क्या है। देखिए डेंड्रफ इट इज अ टाइप ऑफ, एक प्रकार का ये स्किन इन्फेक्शन के रूप में भी हम लोग इसको देखते हैं। जो लोगों की ड्राई स्किन की समस्या है, जैसे वाता प्रकृति में ड्राई स्किन होती है, उनका सारा रूखापन शरीर में दिखता है, आंखें से लेकर त्वचा और ओठ है, हस्तपाद है और बाल है, उन सभी में रूखापन दिखता है। तो इनमें भी खास करके स्केली यहाँ पे बाल हो जाते हैं या स्केल्स निकलने लगते हैं। एक प्रकार सा कोई भी फंगस इन्फेक्शन, बिकॉज ईस्ट लाइक फंगस इन्फेक्शन अगर होता है, तो इसमें भी स्काल्प के अंदर ही कुछ ऐसे ही एक्सेस टाइप के स्किन सेल डेवलप हो जाते हैं जो इरिटेट करते हैं। इरिटेशन की वजह खुजली होती है वहां पर। तो डेंड्रफ हुआ है, इसका मुख्य लक्षण खुजली, खुजलाने लगता है सर में। और खुजलाने के साथ साथ कुछ खुजलाते समय नाखून से कुछ व्हाइटिश टाइप का, कुछ स्क्रब का टाइप का ऐसे कुछ सब्सटेंस वहां से निकलता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कोंडा या डेंड्रफ कहते हैं। और इस प्रकार से ऑयली और इरिटेटिव, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट। देखिए कोंडा या डेंड्रफ दो प्रकार का होता है, एक तो ड्राई
और एक वेट है। जैसे हमने पिंपल्स की भी बात करते हैं तो पिंपल्स के भी दो कारण होते हैं, जैसे कि रूखापन अधिक और अधिक सिक्रेशन सिबेसियस ग्लैंड ओवर एक्टिव होने के साथ साथ। तो यहाँ पर भी सिबेसियस ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो जाती है तो बालों की चिपचिपाहट या क्लेद वहां पर अधिक सिक्रेट हो जाकर बाल चिपचिपे बनते हैं, उसमें से भी वेट टाइप का ये रफ वाला या वेट टाइप वाला ये कोंडा या डैंड्रफ निकलता है। और दूसरा है कि ड्राई वाला, जिसमें खास करके ज्यादा खुजली होती है। कई बार ऐसे होता है ना कि व्हाइट व्हाइट निशान भी बालों में बन जाते हैं, जैसे बालों हमारी स्किन होती है ना मस्तिष्क की, वहां पर भी ये एकदम सफेद सा दिखता है। और जो कंघी वगैरह करते तो उसमें भी ये व्हाइट वाला जो डेंड्रफ है वो कपड़ों पे गिरता है। और पेशेंट इरिटेट अस्वस्थ रहता है। डेंड्रफ और दारूनक ये कोई बड़ा व्याधि नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू अवर हेल्थ, क्योंकि बाल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि सौंदर्य और पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी का एक अलग हिस्सा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी हेयर स्टाइल चेंज किया तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल। तो बालों का हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है। बालों का आपका जो भी बाल है उसकी क्वालिटी, उसकी जो भी शाइनिंग है, उसकी जो भी तेज है, इसके साथ ही आपकी धातु सारता भी जुड़ी है। तो जिनके बाल ज्यादा हेल्दी शाइनी, जैसे आयुर्वेद में भी वात पित्त कफों में केश बताते हैं तो सुकेशिनी, नीलकेशिनी, जटिलकेशिनी, ये सभी जो नाम है कफदोष में दिया है, यानी कफदोष प्रधानता में बाल अच्छे सुंदर स्वस्थ होते हैं। पित्त प्रकृति में अधिक खालित्य पालित्य देखा जाता है, अर्ली एजिंग। और वात प्रकृति में बाल रूखे सूखे स्प्लिटेड एंड्स टाइप के होते हैं। तो हमेशा से आपको जब भी आप पेशेंट देखते हैं ना तो दोष भी देखिएगा, प्रकृति भी समझिएगा, क्योंकि जो दोष प्रकृति होती है उनमें उनके लक्षण अधिक पाए जाते हैं, उनमें उन व्याधियों का निर्माण भी अधिक होता है। जैसे वात प्रकृति अगर है उस महिला की या पुरुष की, तो उसमें डेंड्रफ की समस्या ज्यादा होने की संभावना हो जाती है, ड्राई डेंड्रफ की। तो इस प्रकार से, और अधिक केमिकल वाला शैम्पू यूज करना, इरेगुलर क्लीनलीनेस नहीं रखना, ये भी इसके कुछ कारण बन जाते हैं। अधिक मिष्टान्न सेवन, कृमि का इतिहास, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कुछ लंबा जो भी डिसीज होता है ना क्रॉनिक, लाइक टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, उससे उठने के बाद भी पेशेंट में इस प्रकार का डेंड्रफ देखा जाता है। तो बिल्कुल एक जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम होती है, और इसीलिए भी खास करके वहां पर मुझे लगता है कि डेंड्रफ या ऐसे ही कुछ अनहेल्दी बाल, अनशाइनी, टूटे रूखे सूखे बाल बन जाना, ये भी सारा उसमें वहां पर हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से डेंड्रफ। और एक जैसे त्वचा विकार है, कुछ त्वचा विकार है, लाइक एक्जिमा अगर पेशेंट में मिल जाता है, सोरियासिस की हिस्ट्री है। कई बार तो मुझे याद है कि कुछ पेशेंट्स तो लाइक सोरियासिस कई ज्यादा से ज्यादा तो घुटनों से, जोड़ों के संधियों से, कभी कभार हाथ से भी चलता है। बट उसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं ना कि जिनका जो सोरियासिस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द शिरो, शिर से वो स्टार्ट होता है। ये भी हमें कुछ कई बार मिल जाता है। तो अधिक बाल खुजलाना, डेंड्रफ होना, स्केल्स बन जाना, तो एक मतलब सोरियासिस में भी कई बार ये लक्षण होता है। तो ओवरऑल सार्वधानिक परीक्षण हमें करना होगा। वहां पर लाइफस्टाइल के बारे में भी देखिएगा, पेशेंट का मल मूत्र कैसा है वो देखिएगा, पेशेंट का मेंसेस देखिएगा। जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वहां पर भी कुछ ऐसे ये हो सकता है या ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सो डेंड्रफ के कई सारे कारण हैं। कुछ पेशेंट बताते हैं कि पानी की समस्या है, यानी अधिक क्षार युक्त, अधिक केमिकल वाला अगर पानी यूज किया जाता है तो इसके साथ भी डेंड्रफ बनता है, या डेंड्रफ अधिक मात्रा में वहां पर भी हमें मिल जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया वात कफ दुष्टि है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेंड्रफ का विचार करते हैं तो केशों के लिए तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर अस्थि व स्रोतस दुष्ट हुआ है, रस धातु भी दुष्ट है, और वात कफ दोष दुष्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्नि के ऊपर परिणाम होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आम पाचन करेंगे। आम पाचन किससे करेंगे? यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग करिएगा, पटोल, तिक्त वगैरह। ये क्योंकि तिक्त रस ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, और जो भी जहां पर भी अधिक मात्रा में कृमि वगैरह बनते हैं वहां भी तिक्त रस वाला द्रव्य अधिक अच्छे से काम करता है। इसीलिए पहले दीपन पाचन करेंगे 3 दिन का। उसके बाद आरोग्यवर्धिनी जो कि अच्छा काम करेगी स्त्रोतसों के लिए, आरोग्यवर्धिनी भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। इसके बाद आरोग्यवर्धिनी के साथ आपको यहाँ पे विडंग चूर्ण, विडंगारिष्ट या विडंगवती कृमिघ्न चिकित्सा करिएगा। कोई भी कृमि कुठार रस भी दे सकते हैं इससे, क्योंकि एक टाइप का ये मुझे लगता है कि फंगल इन्फेक्शन ही है। जहां पर भी खुजली है अधिक टाइप का तो वहां पर आपको डीवर्मिंग करना ही है। और ज्यादा से ज्यादा स्कूल गोइंग लड़कियां और जो हॉस्टल में रहती है एक दूसरे के चीजें इस्तेमाल करती, कंघी इस्तेमाल करती, टॉवेल, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल वाला वगैरह, इनमें या हॉस्टल गर्ल्स में कई बारी, या कुछ महिलाओं में भी समय के चलते साफ सफाई नहीं ठीक से ध्यान रखा जा सकता है, ऐसे में भी हम लोग इसको देख सकते हैं।
तो इसी सारी बातें भी आपको जरूर इसमें समाविष्ट करनी होगी ट्रीटमेंट प्लान जब आप करते हैं। स्ट्रेस फैक्टर है तो भी रिड्यूस करिएगा, क्योंकि स्ट्रेस के साथ वातदोष जुड़ा है। अधिक चिंता, क्रोध, शोक से धातु का पोषण नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे धातु का भी बल बढ़ाना है। खास करके आपको पहले रस धातु का बल बढ़ाइए, फिर जैसे धातु वही धातु आ रहा है तो एक धातु दूसरे धातु का पोषण करता है, तो फिर धीरे 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 अस्थि धातु बनेगा। तो और एक बात है, जब भी आप अस्थि धातु की चिकित्सा करते हैं, जैसे हम लोग अभी आज ग्रुप पर डिस्कस करें ना खालित्य पालित्य वगैरह को लेकर, तो अस्थि धातु या खालित्य पालित्य के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट से समय जरूर मांग लीजिएगा, 3 से 6 महीने का। एकदम से 1 आध महीने में नहीं बनता, क्योंकि अस्थि धातु बनने में समय 20 दिन कम से कम लगता है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट इसे हमारे हर पल पे हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें डीवर्मिंग करा लीजिएगा। इसके बाद तो डेली थोड़ा सा उसको ऑयलिंग बताइएगा, भले ही वहां पर चिपचिपाहट है, क्लेद होगा, यानी ड्राई या वेट कोई भी टाइप का डेंड्रफ होगा, बट इसमें पोषण जरूरी है। बालों का पोषण कराने के लिए आपको जो भी जास्वंद है, भृंगराज है, माका है, कई सारे ब्रांडेड आयुर्वेदिक तेल है, कई सारी कंपनियां मार्केटिंग बहुत अच्छे से करती, जो भी आपको इसमें मुझे मेरा अनुभव कि आप घर में भी तेल बना सकते हैं। मैं बताऊंगी जास्वंद वगैरह सब कुछ लेकर भी आप सिद्ध तेल करा सकते हैं। उसमें एक्चुअली कोई सिद्ध तेल करते हैं तो उसमें बेस तो नारियल तेल का ही यूज किया जाता है। सो भृंगराज तेल हम लोग यूज कर सकते हैं, त्रिफलाद्य तेल भी मिलता है, नीली भृंगराज तेल मिलता है, माका का तेल मिलता है, तो कोई भी नल परमादि तेल मिल जाता है। जो ये तेल है ये पोषण के लिए बिल्कुल आपको लगाना ही है। डेली थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लीजिएगा और अच्छे से छोटा सा कॉटन का बॉल बनाकर उससे आप अगर बालों में लगाते, कॉटन क्यों लेना है, क्योंकि वो अच्छे से जहां पर भी हमको चाहते हैं ना वहां पर अच्छे से ये लग जाता है। तो हर यहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं बालों में। ठीक है। इसके साथ कई बारी एनीमिक पेशेंट में धातुक्षय जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी कम है या कुछ बड़ा बीमारी के बाद में भी डैंड्रफ या बाल गिरने लग जाते हैं, तो इसमें भी हमें यहाँ पे सोचना होगा कि पोषण इंटरनल मेडिसिन के साथ कैसे करें। जैसे तेल लगाने से भी पोषण होगा, हल्का सा मसाज करिएगा और गुनगुने पानी से बालों को धोइएगा। इसके साथ और एक इंटरनल मेडिसिन पहले बता देती हूँ, कुछ पेस्ट एप्लीकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन में आरोग्यवर्धिनी तो है ही, इसके साथ सप्तामृत लोह दीजिएगा। भृंगराज आसव करके एक आसव आता है जो कि इंप्रूव करेगा आपकी इम्यूनिटी को। और त्रिफला, जैसे सप्तामृत लोह में त्रिफला है जो कि स्किन डिसीज में इंपॉर्टेंट है, त्रिफला रसायन भी काम करेगा, व्रणरोपण का भी काम करता है। तो यहाँ पे जो बालों में स्केल्स बने ना, तो वो स्केल्स भरकर लाने के लिए भी त्रिफला काम करेगा। चंदनासो ओवरऑल रक्त धातु को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेस और जो अधिक चिपचिपाहट है उसके लिए भी ये काम करेगा। दूसरा एक यहाँ पे पेटेंट दवा में बताना चाहूंगी, नरसिंह रसायन, जो कि आपको स्पेशली हेयर क्वालिटी इंप्रूव कराने के लिए, जैसे हमने देखते हैं कि कुछ बाल एडवर्टाइजमेंट चलती है बालों की टीवी पर, तो बड़े हेल्दी सुंदर बाल होते हैं, बट ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? तो हेल्दी बालों के लिए और डेंड्रफ और जो भी सारे बालों की समस्या है, ड्राइनेस है, स्प्लिटेड एंड है, स्फुटित केश है, उसको कम कराने के लिए नरसिंह रसायन बेस्ट है, जो आपके बालों की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। ये ठीक है कुछ इंटरनल मेडिसिन। इसके साथ आपको रेगुलरली वॉशिंग हेयर करना, मसाज करना, जो स्पाइसी मधुराम में लवण रस वर्ज्य करना, और कुछ मेडिटेशन करना, जो एक शीर के लिए हम लोग जो करते हैं ना, शीर्षासन करिएगा, सर्वांगासन करिएगा। और बहुत ज्यादा खुजलाना, उससे भी बचे आप, बहुत ज्यादा खुजलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप वहां पे इरिटेशन ये करेंगे तो उतना ज्यादा वहां से स्केल निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनल मेडिसिन हो गए आपके लिए, मैंने हेयर ऑयल्स कुछ बता दिए हैं। और कुछ हम लोग यहाँ पे पेस्ट एप्लीकेशन बताते हैं। इसमें पेस्ट एप्लीकेशन में क्या करना है, त्रिफला चूर्ण लीजिएगा, इसको रात भर भिगो कर रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, और फिर सवेरे उस पानी से आप बाल धो सकते हैं। या दूसरा मैं बताऊँ आपको, जास्वंद का चूर्ण लीजिएगा, इसमें त्रिफला चूर्ण ऐड करिएगा और इसमें थोड़ा सा पानी, यानी पेस्ट बनने लायक इतना पानी, और इस पेस्ट को बालों में अच्छे से लगा लीजिएगा, एक 20 मिनट रखिएगा। इसके बाद गुनगुनी पानी से आपको बाल को धोना है। इस प्रकार से हम लोग त्रिफला का, जास्वंद के पाउडर का, चूर्ण का, जैसे इसका भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जास्वंद बहुत अच्छा काम करता है बालों के लिए। आप धतूरा, धतूरा का भी जो पत्ता आता है ना, हब धतूरा, उसका भी यूज कर सकते हैं। धतूरा भी जो एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शन के लिए मानी या खुजली के लिए अच्छा बताया गया है। तो इस प्रकार से उसका पेस्ट भी हम लोग लगाते हैं ना, तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको होम रेमेडीज के रूप में, जैसे अभी मैंने बताया था कि तेल खुद से तैयार कर सकते हैं, तो क्या करिएगा, एक जास्वंद के फूल अच्छे होते हैं, जास्वंद के फूलों का तेल आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके साथ आंवला, आंवला के पत्ते, जास्वंद का फूल, ये लीजिएगा आप, उसको
ठीक है। और फिर इसको हमें तेल ऑयल में ये करना है, तेल ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों में हमें इसका ये करना है। क्या करेंगे हम लोग, भावना देंगे या इसमें सिद्ध करेंगे इसको। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध कराने के साथ जो तेल बनता है इसको आप डेली यूज करिएगा। ये बहुत अच्छे से एक हेयर टॉनिक के रूप में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ तेल यूज कर सकते हैं इसमें। और एक है तिक्त, पंचतिक्त घृत या पंचतिक्त का चूर्ण भी मिल जाए तो वो भी अच्छा काम करेगा। तिक्त रस वाले तो नींबूवटी, गुरुची घनवटी रसायन के लिए वो भी अच्छे से काम करने वाले इसमें बन जाती है, इसका भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ओवरऑल और एक घरगुती उपाय मैं बताना चाहूंगी, फेनुग्रिक सीड्स होते हैं। फेनुग्रिक सीड्स लीजिएगा, उसके 4-5 घंटे उसको एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच फेनुग्रिक सीड डाल दिए, उसको भिगो दीजिएगा 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद स्मैश करिएगा और स्मैश करके उसको छान लीजिएगा। और उसका जो ये बनता है ना, जो स्मैश के वाला थोड़ा सा पतला वाला सेमी सॉलिड टाइप का जो भी पार्ट है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बालों के लिए। डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, जैसे फेनुग्रिक सीड्स आप ऐसे बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसका पाउडर कर सकते हैं। इसमें इसका पाउडर बनाकर इसमें आंवला पाउडर भी बनाइएगा और इसको एक साथ करके इसका भी आप लोग पेस्ट बना सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये पेटेंट है ये इसके साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डैंड्रफ दारुणक है तो विरेचन करिएगा। विरेचन के बाद हमें पोषण करना है इसमें। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप नस्य भी करा दीजिएगा, नस्य। और अल्टीमेटली अगर शिरोधारा चलती है तो बहुत अच्छा काम लाभ मिलेगा। शिरोधारा के लिए आप तक्रधारा भी करा सकते हैं, शिरोधारा के लिए क्षीरबला चंदनबला तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य के लिए अणुतेल पंचेंद्रिय वर्धन तेल का प्रयोग करिएगा। इसमें अस्थि धातु का बल बढ़ाने के लिए आप अस्थि पोषकवटी या लाक्षा गुगुल जैसे कल्पों का भी सहारा ले सकते हैं, जो भी अच्छे से काम करते हैं। अगर कोई फंगल टाइप का ज्यादा इन्फेक्शन आपको लगता है तो गंधक रसायन हरिद्राखंड भी अच्छा काम कर सकता है। तो देखिए डैंड्रफ के लिए आपको जब काम करना होगा तो इंटरनल मेडिसिन, लोकल सारा एप्लीकेशन और बालों की जो डे केयर होती है ये सारा भी इसमें एड ऑन हो जाएगा। और जरूर देखिएगा पेशेंट की हिस्ट्री को, सोरियासिस, पानी, केमिकल, शैम्पू की हिस्ट्री लीजिएगा आप। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी, रीठा, शिकेकाई वगैरह जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आते हैं ना उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जब भी डैंड्रफ जैसी समस्या होती है तो वात कफ दृष्टि है, कफ दृष्टि है तो कृमि के ऊपर काम करना होगा। तो इसके लिए कृमिघ्न चिकित्सा कर लीजिएगा, बाद में विरेचन दीजिएगा। विरेचन एक बार हो गया तो लाइक शोधन हो जाएगा, और शोधन के बाद फिर से हमारा जैसे हम लोग दीपन, पाचन, शोधन और फिर रसायन चिकित्सा करते हैं। जैसे शिरोधारा और नस्य करेंगे तो अभी अस्थि धातु का बल बढ़ेगा। और ये एक्चुअली जो क्षुद्र विकार या ऊर्ध्वजतिक विकार में आता है ना, तो इसीलिए नस्य से इंद्रियों का बल भी बढ़ेगा। और नस्य हम लोग नासा से देते हैं तो पृथ्वी महाभूत, बिकॉज अस्थि ये भी एक पृथ्वी घटक ही है। तो बिल्कुल। और अस्थि और वात दोष का आश्रयशी संबंध आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे अस्थि और वात का जो आश्रयशी संबंध है वो थोड़ा अपोजिट टाइप का है। रस और कफ का अलग है, रसोपी श्लेष्म होता है, रस बढ़ता है कफ बढ़ता है, बट अस्थि और वात का विरुद्ध टाइप का संबंध होता है। तो इसीलिए विरेचन कर देंगे तो वात दोष यानी एक प्रकार से जो पेशेंट में थोड़ा सा मलावष्टम्भ वगैरह है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। और बिल्कुल इस प्रकार से मुझे लगता है ये प्लान हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट एप्लीकेशन, क्लीनिंग, प्रॉपर केयर करना, डाइट में धातु वर्धन करने वाला डाइट उसमें जरूरी है, पोषण करने वाला, नरिशिंग करने वाला होलसम डाइट होना चाहिए जो जो आप सभी को अच्छे से पता है। इसमें अस्थि के लिए जैसे मैंने अभी आज आपको ग्रुप पे डाला था, एक मेरा अनुभूत नुस्खा है, हम लोग यहाँ ज्यादा यूज करते हैं, छोटा, जस्ट 1/4, एकदम छोटा सा, जस्ट बिकॉज जो गोंद मैंने बताई ना, गोंद बहुत ज्यादा ये भी रूखी भी होती है वैसे तो, बट इसीलिए उसको घृत में भर्जित करके यूज करिएगा, बहुत थोड़ी मात्रा में। बिकॉज जैसे ये डाइजेस्ट करने में भी हम लोग गोंद का भी, जैसे लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, गोंद के लड्डू तो बहुत कम मात्रा में गोंद डाली जाती है, बाकी सारे कंटेंट्स तो हम लोग कुछ कितने भी डाल सकते हैं, बट गोंद कम मात्रा में यूज की जाती है। बिकॉज ये पृथ्वीज घटक है और डाइजेस्ट होने में भी समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा गोंद उसको घृत में, उतना ही घृत में, जितना गोंद को भिगोने के लिए लगता है ना उतना ही गोंद घृत डालकर इसको अच्छे से भर्जित करिएगा, इसको अच्छे से भून लीजिएगा। और ये सवेरे गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसको खा लीजिएगा। और जब अच्छी भूख लगे 1-1.5 घंटे के बाद, तब आप प्रॉपर आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो कर सकते हैं। ये एक मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट इसके पाए। कंटिन्यू इसको आपको करना है, 3 महीने के लिए दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। गोंद तो आप गोंद के हेल्थ के बेनिफिट्स के बारे में सभी जानते हैं। और ठंडी के दिनों में खास करके, क्योंकि ठंडी के दिनों में ऑलरेडी ड्राइनेस है,
लघु रुक्ष शीत गुण बढ़ जाते हैं, वातावरण में ठंडी होती है ना, ठंडी के कारण शीतता। जब वायु वायु और कफ के शीत गुण में क्या फर्क है? वायु शीत है बट वो रुक्षता के साथ है, कफ शीत है बट वो स्निग्धता के साथ है। इसीलिए मैंने आपको डेंड्रफ के दो प्रकार बताए, एक तो ड्राई डेंड्रफ और दूसरा है वेट डेंड्रफ। बट दोनों में भी ट्रीटमेंट प्लान वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपको ऐसे कुछ स्पेसिफिक लगता है लक्षण, जैसे कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो वात प्रकृति में आपको कंटिन्यू उसको ऑयलिंग जरूरी होती है। कफ प्रकृति में उतनी ऑयलिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनमें ऑलरेडी ग्रीसी हेयर है, चिपचिपे उनके बाल होते हैं। कफ प्रकृति में क्या जरूरत है? क्लेद ना बने, कफ में मल अधिक ना बने, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। सो ये मेरी तरफ से था ओवरऑल डेंड्रफ दारुणक, जो क्षुद्र व्याधि के रूप में बताया है। कुछ आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि रक्तमोशन भी इसमें करा सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि सोरियासिस टाइप का वगैरह हो या कुछ एक्जिमा टाइप का हो, तो रक्तमोशन भी इसमें इंडिकेटेड है। ओके, अभी आप बताइए मुझे, सब आपका कुछ इसमें अनुभव है तो प्लीज। अलका जी, विकास सर, सपना जी, अरुणा जी, रचना जी, डॉक्टर जयेश सर, प्लीज फ्रॉम योर साइड बताइए। अलका जी, आप क्या देती? यस मैम। अरुणा जी, डॉक्टर रचना। मैम इसमें धतुर पत्र आदि ऑयल जो हाँ होता है यस यस, उसका भी हम यूज कर सकते हैं ना मैम? यस यस मैम, धतूर का है, बिल्कुल है, बिकॉज हाँ वो भी अच्छा ये करता है ना। हाँ, और गंधक रसायन भी मैम दे सकते हैं ना? हाँ, गंधक रसायन का मैंने बताया क्योंकि वो भी लाइक कोई भी इन्फेक्शन है ना तो हम लोग देते ही है ना गंधक हाँ रसायन, तो हाँ वो मैम। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इट इज नॉट अ, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं है, बट इसमें लाइक इरिटेशन होता है ना, पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसीलिए जी यहाँ मैम। पे इसको ट्रीट करने की भी जरूरत है। और कई बार इतना क्रॉनिक और इतना डेंड्रफ होता है, और एंटी डेंड्रफ शैम्पूज भी उसमें भी केमिकल्स है, तो इससे अच्छा है आप ऐसे घरेलू नुस्खे जैसे फेनोग्रिक है उसका पेस्ट बनाइएगा। और अगर आप गर्म प्रदेश में उष्ण क्लाइमेट में रहते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, शीत तेल बहुत ही अच्छा है कोकोनट ऑयल का भी। और मैं और एक बताऊं, कोकोनट ऑयल के साथ कोकोनट का खाने में इस्तेमाल करिएगा, खोबरा जो है ना उसकी चटनी, लड्डू, जो भी जैसे भी संभव हो वो भी ऐड करिएगा आप खाने में। फ्रेश आंवला आंवले के व्यंजन भी ऐड कर सकते हैं। और और मैम बाकी वो बटर मिल्क में त्रिफला कषाय क्वाथ डाल के उसका तक्रधारा हम कर सकते हैं ना इसमें, हाँ आपने जो हाँ, बताया? यस मैम, तकराधारा मैंने पढ़ाया भी था एक्चुअली ऑलरेडी, तकराधारा भी हाँ अच्छा है इसमें, क्योंकि ये मेंटल पीस और मतलब सभी के लिए तकराधारा अच्छा काम करता है पेशेंट में। धतूरा, और आप तुलसी का, आप जैसे मैंने पेस्ट बताया ना त्रिफला का, उसमें तुलसी भी ऐड कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते भी, या तुलसी का चूर्ण, जैसे अगर आप ये करना चाहे तो। और आपको घृतपान कराकर ये करना है ना, अगर मतलब इसके साथ पेशेंट में कहीं कुछ बुखार या ऐसे कुछ इन्फेक्शन लगता है तो वहां पर हम लोग दारू हरिद्रा का या फिर पंचतिक्त घृत का या सूक्ष्म त्रिफला का भी यूज कर सकते हैं। ओके। जी तो मैम। मैडम तक्र धारा में जो हम लोग यूज करते हैं तक्र, तो वो क्या हाँ, केवल गाय का ही है या फिर भैंस का भी जो है उससे यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते सर, एक्चुअली गाय का करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर पॉसिबल नहीं होता है तो यू कैन गो विथ। तो कितनी देर तक यूज करना है इसमें तक्र? 25 मिनट्स, 25 मिनट्स। और इसमें क्या क्या मिलाना होगा तक्र में, एक बार बता दीजिए। अच्छा, तक्रधारा में क्या क्या मिलाना है? ओके, तक्रधारा में आप ये भी मिला सकते हैं एक्चुअली। हम ये जो है ना सारा बाकी का भी, कई बार जो पेशेंट्स के लक्षण है उसके हिसाब से भी हम लोग इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं तक्र में। त्रिफला भी ये कर सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं, आंवले की चूर्ण। तक्र लीजिएगा, तक्र में पानी भी डालना है सर, अगर खट्टा तक्र हो तो उसको पतला बनाना है ज्यादा से ज्यादा। इस क्वांटिटी में पानी मिलाना चाहिए? देखिए अभी जैसे आप 38 तोला में आपने अगर लिया है तकरा, तो उसमें आपको 228 तोला, यानी मुझे लगता है ये करीब करीब 7 पार्ट्स बन जाएगा, मतलब
जितना तक्र लिया है उसमें 7 पार्ट्स अधिक मात्रा में पानी मिला लीजिएगा और थोड़ा सा रासना चूर्ण आपको स्काल्प पे लगाना है, या फिर आंवला की पेस्ट भी लगाना है। आप आंवला भी डाल भी सकते हैं, जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि पेशेंट में एसिडिटी वगैरह एकदम हो जाती है, तो इसीलिए आंवला की का पेस्ट बनाकर वहां पे तालू में थोड़ा सा लगा देना है, हल्के से ऊपर मध्य भाग में, शिरोभाग की, और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको कंटिन्यूली तक्रधारा। मैडम अगर स्ट्रेस और उसकी एंजाइटी या फिर वरी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें त्रिफला से हो जाएगा या और भी कुछ ऐड करना चाहिए अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है या एंगर या सर इस फिर तरह हम लोग से? यहाँ नहीं, तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं ना, इंटरनल मेडिसिन ब्राह्मी वटी भी दे सकते हैं। नहीं फिर तक्र में क्या तक्र में? सर इसको एक्चुअली ना केरल या 2-3 जगह 2-3 प्रकार से इसमें मतलब यूज किया जाता है, अलग अलग मेथड्स भी है इसके। तो स्ट्रेस के लिए ऐसे अलग से तो कुछ नहीं, मुझे लगता है तक्र में कुछ ऐसे डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी शिरोधारा से रिलीफ मिल जाता है और नींद वगैरह भी आती है। आपको दूसरा इंटरनल मेडिसिन तो कई सारे आप दे सकते हैं, लाइक ब्राह्मी वटी है, मानस मित्र गुटिका है। नहीं, जैसे स्ट्रेस की वजह से वात प्रकोपित हो जाता है तो सर जैसे गर्म बहुत रहता है कुछ लोगों का, बहुत ज्यादा गर्म जैसे हाँ हाँ रहता है, तो उस समय तक्रधारा बहुत हाँ ज्यादा, तक्र तो ठंडा ही होता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हाँ रहेगा। हाँ। तो उसमें उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जैसे गर्म इसमें बहुत सर आप ज्यादा? फिर अच्छा, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, काउज मिल्क, दूध भी डाल सकते हैं ठंडा, अगर आपको गुम करना है इसका तो कितना मात्रा में डाला जाएगा इसमें एडिशन? जैसे 1:7 आपने उसमें बताया, तो इसमें कितना ऐड और कितना पार्ट्स ऐड होगा दूध एक का? एक पार्ट ऐड करिएगा, एक पार्ट। ओके। बट एक्चुअली मुझे लगता है ना, इतना मतलब स्ट्रेस के लिए दूसरा भी हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक बार मैं आपको ये कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, तक्रधारा का सेशन मैंने हाल ही में लिया था, उसका भी मैं लिंक आपको भेज देती हूँ, आप थोड़ा और डिटेल में देख ले सकते हैं वहां पर। ओके जी जी, थैंक यू मैम। ओके, और कुछ इसमें आप आर यू गेटिंग एनी सजेशंस? रसायन कैसे लेना है, ओडी बीडी और कितनी डोज में लेना है? कौन सा मैम, कौन सा? नर्सिंग रसायन 2 बीड़ी लीजिएगा, बीड़ी की मात्रा में लेना है। ओके मैम नर्सिंग रसायन कितने दिन तक देना सकते हैं? सर 1 महीना दीजिएगा, थोड़ा जैसे कोई डिसकंटिन्यू करके फिर हम लोग और दूसरा बदल के देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा ना। एक महीना कंटिन्यू दे सकते हैं, 3 वीक्स तक दीजिएगा कंटिन्यूली, और फिर थोड़ा ब्रेक देकर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक मतलब 5 और 6 डेज ब्रेक काफी हो जाता है? एक वीक का ब्रेक देकर फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 वीक का। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी अदर केसेस? आप कुछ डिस्कशन चल रहा था आपका, अच्छा डिस्कशन चल रहा था पूरा। आज मैंने थोड़ा सा, मैं बिजी थी इसलिए ज्यादा नहीं पाई, बट फिर भी अलका जी और डॉक्टर विकास सर काफी एक्टिवली डिस्कस कर रहे थे, सपना जी भी। कौन सा केस था वो? हेलो मैम। हाँ हाँ, कल मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था मैम। हाँ हाँ हाँ, उसका ही केस चल रहा था। उसको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन 2 मंथ्स का भी हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैम कल वो हम लोग एक बार फिर से ना हेयर फॉल पर अलग से थोड़ा सेशन लेते हैं, क्योंकि मुझे भी लेना ही था, फीमेल हेयर फॉल पे लेते हैं खास करके। जी मैम। है ना, थोड़ा सा स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करके लेते फीमेल हेयर फॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है, और लाइक मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा होता है ना, तो एक हमारा उसमें अलग दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा, अलग हमें इंसाइट मिलेगा अगर हम अलग से देखते हैं तो उसको पूरा रिलेट करके। अभी तो मैंने उनका दीपन पाचन और अनुलोमन की ओर जा रही हूँ। उनका जो हाँ, उनका जो लंच और डिनर वो सब बाहर ही हो रहा है, घर पे वो घर से दूर रह रहे सब मैंने पढ़ा, तो मैम बहुत ही आपको वो तो कम करना पड़ेगा इसमें। और इसमें ना थोड़ा सा समय भी लगेगा, धीरे धीरे आप थोड़ा सा टाइम
मांग लीजिए। और उनको देखिए, जब तक लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगी तो हम लोग कितना भी ऊपर से डालेंगे दवाएं तो क्या काम होगा। उनको जी मैम, क्या अग्नि इम्प्रूवमेंट चाहिए, हाँ उनकी मैंने उनको क्वालिटी बोला ऑफ ही है। लाइफ इंप्रूव होगी तो ही सारा होगा ना इम्प्रूवमेंट। यस यस मैम, मैंने उनको बोला ही है जब तक आप ये जो खाना और वो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं करेंगे तो फिर उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था सखिया क्लिनिक में जो, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने उनको प्लाज्मा थेरेपी जो होती है, हाँ, उसके लिए सजेस्ट किया था उनको प्लाज्मा थेरेपी। अच्छा, हम्म, थोड़ा डिटेल्स और डालिए, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है तो एक बार उनका ना मैम थायराइड भी कर लीजिएगा। ठीक है मैम। TSH थायराइड कर लीजिए। फीमेल है ना? नहीं मैम, मेल है। मेल है, सॉरी सॉरी। मेल, हाँ यस मैम, ठीक है, और मेल कोई है। इन स्पेसिफिक, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर हाँ, हम इसके ऊपर भी विचार करते हैं। और आपने स्टार्ट किया है, फॉलोअप देते रहिएगा। एक बार यस थायराइड यस। लेवल चेक करिएगा। वैसे तो मेल में थायराइड का इतना इशू नहीं आता है, और हम्म, उसका कुछ रिलेटेड अगर है तो देखिएगा, कुछ जी मैम, इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से कुछ हिस्ट्री और जी मैम। मिलती है क्या उनमें मैम कॉम्प्लेक्स। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से कराऊं? रूटीन CBC करा लीजिएगा, रूटीन यूरिन सीबीसी। CBC। ओके मैम, हाँ, ठीक है। और रैंडम शुगर या HbSG, जी जी मैम। है ना, एक आइडिया आ हाँ, जाता है। एज क्या बोला आपने? 30 ईयर है मैम। 30 तो इतना ठीक है, फिर भी एक बार करा लीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। बट वैसे ये एलोपेशिया तो इसमें स्ट्रेस का भी एक होता है फैक्टर, बिल्कुल। ठीक है, फिर हम लोग कल के इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो आज थोड़ा समय हो गया है तो आज रुके। हेलो मैम। हाँ। हाँ, एक एक बात मुझे पूछनी थी मैम। मेरे मेरे फ्रेंड है, हम्म उनके भी फ्रेंड है, उनका आज वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं हम्म और ऐसे ही रूटीन चेकअप करवाने गए थे। तो उनका जो सीबीसी और वो रिपोर्ट है ना, उसमें हम्म HB, एक मिनट, हाँ मैम, मैं देख लेती हूँ। हाँ, HB है और 19.88। HB इतना? यस मैम। और MCHC 31.80 और लिम्फोसाइट थोड़े ज्यादा है 42। और SGPT 56.5 है। तो मैम एक उन बार शेयर करिए ना, तो आपका उसका स्क्रीनशॉट या कुछ हो तो आप ग्रुप पे डालिए, मैं मैम, देख। मैं ये रिपोर्ट ग्रुप में ही हाँ भेजती हूँ अभी। ठीक है, फिर सोचते हैं इसके बारे में ना। ठीक है मैम, हाँ हाँ। कंप्लेंट्स भी कुछ है तो डालिएगा फिर, है ना। कंप्लेंट कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए पूछना था कि उन्होंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको कैंसर होने की शक्यता है। अरे वाह, अच्छा। तो मैम हाँ इन्वेस्टिगेशन तो काफी करनी पड़ेगी मुझे, जरा तुरंत रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं देखती मैं, हूँ जरा, और फिर आपको जी मैम, कुछ देती हूँ मैं इंफॉर्मेशन ना, क्या करना होगा वो, है ना। जी मैम, हाँ मैंने भेज दिए मैडम। तो हिमेटोलॉजिकल पूरा ये कराना होगा, स्क्रीनिंग और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज भी ओके मैम। शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ मैम। ओके, चलिए फिर सभी का आभार। मैम कल वो मिलते हैं। लिंक लिंक भेज दीजिएगा उस तक हाँ मैं हाँ जा बिल्कुल, यस सर, यस।